सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम कारकों के बारे में पढ़ेंगे। कारक जिनको अंग्रेजी भाषा में केस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखिए। राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को लंका में बाणों से मारा। अब इस वाक्य में आपने जो क्रिया है अर्थात जो कार्य हो रहा है मारने का हो रहा है, वह किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा है। किसको मारा जा रहा है? रावण को। अब किस चीज से मारा जा रहा है? बाण से। किसके लिए मारा जा रहा है? सीता की रक्षा के लिए। अब कहाँ पर मारा जा रहा है? लंका पर। अब यहाँ पे जो पहले वाले वाक्य में राम है वह कर्ता है, जो रावण है वह कर्म है, बाण मारने का साधन है और के लिए सीता इसका संप्रदान है, लक्ष्य है, और लंका अधिकरण है जहाँ पर राम को मारा जा रहा है। अब एक और वाक्य देखिए। ओ मोहन, प्रज्ञा का भाई दिल्ली से आ गया होगा। इसमें आना क्रिया है अर्थात आने का काम हो रहा है। कहाँ से? चलकर, निकलकर या अलग होकर। अब जो दिल्ली से क्रिया के प्रस्थान का स्थान अपदान है अर्थात जहाँ से कोई कार्य किया जा रहा है, जहाँ पे प्रस्थान किया जा रहा है वह अपदान है। अब ओ का संबंध सुनने वाले से है। का संबंध जो है क्रिया से न होकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से है। अब अगर हम इसी को परिभाषा के रूप में देखें तो संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया या अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करता है उसको हम कारक कहते हैं। अब संज्ञा के अंतर्गत कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आ सकता है। अब सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं। अब जो संज्ञा सर्वनाम का जो रूप है क्रिया या अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करें तो उसको हम कारक कहेंगे। अब इसके बाद अलावा हम परसर्ग के बारे में जानेंगे। किसी कारक के रूप में ढलने पर संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने, को, से आदि से संबंधवाचक शब्द लगते हैं तो इनको हम परसर्ग कहेंगे। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई। अब यहाँ पर जो ने है वो परसर्ग है। अब क्रिया किसी कारक के रूप में ढलने अर्थात कारक के क्रिया के कारक के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम के ढलने, उसके साथ उसके आ जाने पर ने को जो बीच में संबंध होता है, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, उसको हम परसर्ग कहेंगे। अब कारक के भेद, तो हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक जिसको हम नॉमिनेटिव केस, इसका जो चिन्ह होता है ने। दूसरा कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस जिसका चिन्ह होता है को। तीसरा करण कारक जिसको इंस्ट्रूमेंटल केस जिसका चिन्ह होता है से, के साथ या द्वारा के अर्थ में। फिर चौथा है हमारा संप्रदान कारक डेटिव केस जिसको हम के लिए प्रयोग करते हैं। अपदान कारक अबलेटिव केस पृथकता अर्थात किसी चीज़ के अलग होने में। फिर उसके बाद अधिकरण कारक लोकेटिव केस में पर के लिए प्रयोग होता है। संबंध जेनेटिव केस का, के, की अर्थात किसी के साथ संबंध स्थापित कर संबंध बताने के लिए। संबोधन वोकेटिव केस ये है या अरे। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, कर्ता से संबंध कारक तक सभी की विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि जो संबोधन कारक है उसका चिन्ह हे, अरे शब्द से पहले लगते हैं। अब जो कारक चिन्ह है और जो आप देखेंगे वो बीच में लगते हैं, लेकिन जो संबंध कारक होता है उसका जो चिन्ह है वह पहले लग जाता है हमारे शब्द से। और सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में जानेंगे। कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला है उसको हम संज्ञा या सर्वनाम में कर्ता कारक कहेंगे। जैसे भगत सिंह ने क्रांति की। अब जो भगत सिंह है वह कर्ता है क्रांति करने के लिए। अब यहाँ पर ए ने परसर्ग का भी प्रयोग हुआ है। अब कर्ता कारक का जो मूल परसर्ग है वह ने है, विभक्ति चिन्ह जिसको कह सकते हैं हम, किंतु कर्ता कारक बिना परसर्ग के भी प्रयुक्त होता है। जैसे नेहा पढ़ती है, अशोक खेलता है। अब जो कर्ता कारक है उसकी एक पहचान ये है कि ये बिना विभक्ति के चिन्ह के भी प्रयोग हो सकता है। अब जैसे आप उदाहरण देखिए। गुंडों द्वारा पिटाई कराई गई, बच्चों से लड्डू खाए गए, अभिषेक को जल्दी जाना था। अब दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म अर्थात कोई कार्य करना, कर्म हो रहा है जहाँ पे क्रिया का फल जिसे संज्ञा या सर्वनाम पर सीधे पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं बेटे को पढ़ाता हूँ। यहाँ बेटे को पढ़ाना के ऊपर पढ़ाने का फल पड़ रहा है बेटे को, तो यहाँ कर्म कारक है। अब जैसे एक अन्य उदाहरण देखिए, कर्म अप्राणीवाचक हो तो परसर्ग को नहीं लगता है। जैसे मैंने केला खाया,
अब तो अगर कर्म कारक में एक नियम ये प्रयोग होता है कि अगर कर्म कारक बिना प्राणीवाचक हो, प्राणीवाचक मतलब जिसमें जान नहीं होती है, उसको उसके लिए बोला जा रहा है। जैसे केला है, अगर केले में कोई जान है तो वहाँ पे को चिन्ह नहीं लगेगा। जिन चीज़ों में जो जीव निर्जीव चीज़ है उनके साथ हम परसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, वैसे कर्म कारक में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं, जैसे उसने मोहन को पीटा। अब दो कर्म आने पर प्राणीवाचक कर्म पहले लगता है। अगर दो कर्म आएंगे आपके, अर्थात दो कार्य आएंगे उसमें, जैसे मोहन और मिठाई दो काम आ गए, तो को हमारा प्राणीवाचक के बाद लगेगा और जो प्राणीवाचक नहीं है उससे पहले लगाएगा। जैसे मिठाई, मिठाई में कोई भी जान नहीं है तो को हमने मिठाई से पहले प्रयोग किया, लेकिन मोहन में जान है तो मोहन के उसको बाद किया। यहाँ पे हमारे उदाहरण में दो कर्म आए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे करण कारक। अब करण का अर्थ होता है क्रिया जिस साधन से होती है, अर्थात कार्य जिस साधन से होता है उसको हम करण कारक कहेंगे। चिन्ह, इसकी चिन्ह होता है से, जैसे गुरुजी गाड़ी से आए, मैंने रस्सी को चाकू से काटा। अब यहाँ पे देखिए आप से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है करण, तो साधन जिस साधन से हो रही है, साधन है गाड़ी और दूसरे वाक्य है चाकू, दोनों साधन है और जो चिन्ह है वो से का प्रयोग किया गया है। फिर पांचवा है संप्रदान कारक। अब क्रिया जिसके लिए की जाती है, अब जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कुछ दिया जाता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसके लिए के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहीं कहीं चिन्ह का भी कहीं पे प्रयोग होता है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए आप, सैनिक देश के लिए लड़ते हैं, उसने भिखारी को रोटी दी। अब यहाँ क्रिया किसी के लिए की जा रही है, सैनिक देश के लिए लड़ रहा है और भिखारी को रोटी दी जा रही है। अब किसी के लिए किया जा रहा है तो के लिए चिन्ह जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होगा। फिर पांचवा है हमारा अपदान कारक। अपदान का अर्थ होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ अलगाव प्रकट करता है, अर्थात अलग होने का भाव जिसमें आता है उसको हम अपदान कारक कहते हैं। तो इसके लिए हमारा से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जैसे बच्चा स्कूल से आया, पत्ता पेड़ से गिरा। अब यहाँ पे अलगाव अर्थात अलग होने का भाव जहाँ पे आ रहा है हमारा, वह अपदान कारक होगा और उसके लिए जो विभक्ति चिन्ह होगा या प्रसर्ग का चिन्ह होगा वह से होगा, अलग होने के अर्थ में। फिर अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया के साथ प्रकट होने वाले संज्ञा सर्वनाम कारक को हम अधिकरण कारक कहते हैं। प्रकट हो रहा है जो संज्ञा के साथ, जैसे सरोवर में नहाया। अब जो मैं सरोवर में नहाया, गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं। अब यह संज्ञा अर्थात जैसे सरोवर में संज्ञा है हमारा, सरोवर में उसके साथ वह प्रकट हो रहा है, सरोवर के साथ प्रकट हो रहा है, और कुर्सी पर वह प्रकट हो रहा है अर्थात बैठा है। तो जहाँ पे बैठने का भाव आएगा हमारा, प्रकट होने का भाव आएगा, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा और विभक्ति चिन्ह होगा मैं पर या ऊपर। फिर सातवां है हमारा संबंध कारक। संबंध का अर्थ किसी से रिलेशन से कहा जा सकता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उनको हम कारक कहते हैं। अब इसका जो चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री, अर्थात संबंध बताना। अब उदाहरण देखिए, मेरा बेटा आपका कोट उठा लाया। अब यहाँ पे आपके साथ का प्रयोग हो रहा है संबंध के लिए। राधा कृष्ण जी की भक्तन थी। अब यहाँ पे राधा और कृष्ण जी की भक्ति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पे हमारा संबंध बताया जाए वहाँ पे संबंध कारक होगा और कारक चिन्ह होगा हमारा का, के, की या रा, रे, री। फिर आखिरी है हमारा संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना अर्थात पुकारना। अब पुकारने के लिए संज्ञा शब्द को हम संबोधन कारक की श्रेणी में लाएंगे। अब इसके लिए हे, अरे, ओ। अब उदाहरण देखिए, अरे बालक इधर आ, तो हम किसी को पुकार रहे हैं, या हे राम कहा हमने, राम से पहले हमने संज्ञा से पहले हे चिन्ह का प्रयोग किया। अब जो संबोधन कारक है इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य कारकों में जो कारक चिन्ह होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, लेकिन जो संबोधन कारक है उसमें जो विभक्ति चिन्ह है वह पहले लगता है। जैसे हमने हे राम कहा, ए बालक इधर आ कहा, तो विभक्ति चिन्ह हमारा पहले लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।